नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की संसाधन एवं विकास जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 5 उद्योग को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हमने इससे पहले इसी चैप्टर की एक वीडियो बनाई थी, इसमें हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। और हमने देखा था कि द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और उद्योग क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन मतलब वस्तुओं को उत्पादन उसको बनाने के लिए खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयला को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो हमने उद्योगों का वर्गीकरण भी किया था कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। और कच्चा माल क्या है? कच्चे माल में के उपयोग के आधार पर उद्योग जो है वो कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है, वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो कृषि तो एक है ही हमारा, लेकिन कृषि उद्योग नहीं है। ठीक है, लेकिन कृषि पे आधारित चीजें उद्योग हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। कागज निर्माण पुनर्चक्रण यात्रा आरंभ। पहले आपके सामने लकड़ी है, पेड़ है, और कहां तक ये कागज आपके पास में आता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन लकड़ी उगाना उद्योग नहीं है। और कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग मतलब चमड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। क्योंकि आपको इन सब चीजों के लिए फसलों की आवश्यकता है जो और कच्चे माल की आवश्यकता है। खनिज आधारित उद्योग में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, और समुद्र आधारित में क्या है? जहाँ की उत्पादों में हमें कच्चा माल समुद्र से हमें जो मिलता है, जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब जो समुद्र के अंदर जो हमें मछली और बाकी जो चीजें मिलती हैं जिसके द्वारा हमें खाद्य खाने के लिए वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, वन आधारित में हम लोग देखते हैं जिसमें लुगदी एवं कागज बनता है, औषध रसायन बनते हैं। ठीक है, आपको पता है वनों से हमें औषधियां मिलती हैं। फर्नीचर के लिए और भवन निर्माण के लिए वनों से संबंधित उद्योग होते हैं। आकार में लघु आकार के उद्योग होते हैं, वृहत आकार के होते हैं। लघु में छोटे होते हैं और वृहत मतलब बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर का इतना भाग है हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर रखे हैं बहुत सारे चैप्टर्स के। तो जहां से आज हमें शुरू करना है मैं वहां तक फटाफट आपको लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर बताइएगा, और कुछ प्रश्न मैं पूछता भी जाऊंगा जो आपको बताने हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भी यहाँ पर क्या होता है कि स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र भी होते हैं, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, संयुक्त क्षेत्र भी होते हैं और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी जो है वो कैसे काम करती है, और हमने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अमूल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब उद्योगों को क्या चीजें प्रभावित करती हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कच्चा माल तो आपको पता ही है, श्रम मतलब मेहनत, पूंजी मतलब उसमें पैसा जो हम लगाते हैं, उसके आसपास का बाजार, जल, अब विद्युत, भाई बिजली तो चाहिए, भूमि भी चाहिए, एक जगह पे आपको फैक्ट्री लगानी है और एक जगह से दूसरी जगह सामान भी रखोगे तो परिवहन और संचार मतलब वहां से उसकी कनेक्टिविटी। अब देखिए वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।
कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है, जो भी मैंने अभी आपको बता दिया। अब उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। मतलब औद्योगिकरण के द्वारा नगरों और शहरों का विकास भी होता है और उनमें वृद्धि भी होती है, बढ़ते भी हैं। मतलब शहर और जो नगर हैं वह बड़े होते जाते हैं। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? अभी औद्योगिक तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो अगर बहुत तेज लग रही हो तो स्लो कर सकते हैं, और वीडियो अगर धीमे तेज करके भी आप पढ़ सकते हैं। और 360p पे आप देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छे से आपको दिखेगी। कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे भी मैंने यहाँ पे चार्ट आपके सामने रखा कि उद्योगों को जो संबंधित जो इसके कारक हैं, मतलब जो उसको प्रभावित करते हैं, वो सब आप ये लिख लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और जो हमने छोटे उद्योग, बड़े उद्योग देखे, और कृषि आधारित उद्योग देखे, खनिज आधारित देखे, समुद्र के आधारित देखे, वनों आधारित देखे, तो ये सब आप कौन कौन से होते हैं ये आप लिख लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बना लोगे तो आपको जब आपके टेस्ट आएंगे, यूनिट टेस्ट आएंगे, एग्जाम आएंगे, उसमें बहुत अच्छा रहेगा आपको लिखने के लिए। आपको फटाफट वो याद रहेंगे, आपकी उंगलियों पे याद रहेंगे, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप वीडियो देखो, कोशिश करो कि कॉपी और पेन या कॉपी पेन या पेंसिल जो भी आप यूज करते हो वो आप रख लो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक देख रहे हैं, बड़े हो छोटे हो, सभी से अनुरोध है वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। औद्योगिक तंत्र की बात आती है कि औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचना शामिल है। ये इसके तंत्र भी हैं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक तो हैं ही हैं, लेकिन ये इसके सिस्टम के अंग भी हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। मतलब इस जो ये प्रक्रम है, जो ये चक्र है, इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत करते हैं। ऐसे क्रियाकलाप भी हैं, ऐसी गतिविधियां भी हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना कमीज का, तो कमीज का ये सारी चीजें हैं। प्रक्रमों में ओटाई मतलब कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। आपको पता है हमने ये सब पढ़ा 6-7 क्लास में कि भाई तंतु से धागे तक और वस्त्र तक जो हमने चैप्टर भी पढ़े हैं हमारे 6, 7, 8 तीनों ही किताबों में, विज्ञान में ये है। तो हमने देखा है कि ओटाई क्या होती है, फिर कटाई करते हैं, बुनाई करते हैं, रंगाई करते हैं, फिर छपाई होती है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। मतलब कमीज जो है वह उत्पादन है, लेकिन उससे पहले जो भी है वो कच्चे माल के रूप में और क्रियाकलापों के रूप में है। औद्योगिक प्रदेश की बात आती है तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वह अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। मतलब आपके आसपास में ही कच्चा माल भी है, वहां पे सब बहुत दूर दूर से नहीं है, पास पास में ही है। अब देखिए, और वहां पर जैसे आप देखेंगे कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। अब देखिए, जहां पर जैसे यूरोप में जहां पर भूमध्य सागर के आसपास अंगूर और संतरे वगैरह ज्यादा उगते हैं और रसदार जो फल है, फिर वहां पर उनके जूस भी वहीं पे बनाने की फैक्ट्रियां हैं, जैम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तो प्रसंस्करण के लिए वहां पे पूरा पूरा उद्योग स्थित हो जाता है। ऐसे मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पे मतलब ठंडा गर्म, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म दोनों ही वहां पे होता है। एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो भारत का जो ऊपरी 23.5 डिग्री से ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब कर्क रेखा से ऊपर का, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप देखो कि गन्ना उगता है उत्तर प्रदेश में, और गन्ना मिलों में फिर वो जाके चीनी बनती है उससे,
ठीक है, चीनी मिलों में जाके, तो वहां पे भी एक औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, और समुद्र किनारे इसलिए होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे वहां पे भेजना होता है। अब देखो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या, औद्योगिक प्रदेश और विश्व औद्योगिक पट्टी। ठीक है, अब देखो औद्योगिक प्रदेश, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये रहा भारत। और भारत में आप देख सकते हो कि गंगा घाटी जो है, पूरी गंगा के जो साथ में है वो सारा, वहां पर आप देखोगे कि वहां पे क्या है, वहां पर औद्योगिक प्रदेश है। जो काला काला हिस्सा है सब औद्योगिक प्रदेश है, और जो ये पीला पीला ये औद्योगिक पट्टी है। ठीक है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो नैरोबी में भी है, खार्टूम है, कुवैत, इराक, मुंबई, चेन्नई, जावा, जावा इंडोनेशिया के अंदर है, पर्थ है, मेलबॉर्न है। ठीक है, ऐसे तो इसको आप देख लेंगे, किताब आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं आपको इस के साथ में छोड़ रहा हूँ, और थोड़ा जूम करके भी रख देता हूँ ताकि आप देख सको। ठीक है, तो आप जूम मैंने कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रोक भी सकते हो। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के देश, केप टाउन, डरबन, घाना, ये सब, नैरोबी, नाइजीरिया, इसराइल, इराक, कैरो। कैरो आपको पता है कैरो क्या है? कैरो है इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जी हाँ, तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई पुणे समूह, बैंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये भी आपने देख लिया, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। औद्योगिक विपदा, ठीक है, औद्योगिक विपदा क्या है? ठीक है, औद्योगिक विपदा के बारे में हम प्रयास करते हैं कि चलिए इसको इसमें ही निपटा लेते हैं। औद्योगिक विपदा में, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पाद के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार इसमें 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित है। आप देख लीजिए कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का चित्र है, और बहुत बड़ी 1984 की घटना है, 3 दिसंबर के समय ये हुआ था। अब देखिए कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु था। 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। मतलब ये सब उनकी चोट लग गई थी गायों में बचाव अभियान चलाते हुए चीन के अंदर 2005 में। जोखिम कम करने के उपाय क्या होते हैं? उद्योग में जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप, मतलब फैक्ट्रियों से जो रहने की जगह है वो दूर होनी चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैली या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उनको कैसे अपने आप को बचाना है। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। मतलब और ज्यादा टेक्निक बढ़ानी चाहिए। अगर आग वगैरह लग जाए तो उसको बुझाने के लिए वहां पे सारी चीजें होनी चाहिए। विषैली पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमित होनी चाहिए। मतलब जो जो जहरीले पदार्थ हैं उनको कितनी चीज पे कितनी मात्रा में इकट्ठा करना है, इसकी भी सीमा होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, बैरूत में बम धमाका हुआ था, बैरूत के अंदर। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बैरूत।
और बैरूत के अंदर जब ये धमाका हुआ, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि वहां पे कितने लोग को चोट वगैरह लगी वहां पे, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा बड़े लेवल पे ये जो विस्फोटक सामग्री वहां पे एकत्र कर रखी थी एक बिल्डिंग के अंदर। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए और प्रदूषण का भी नियंत्रण होना चाहिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण, तो प्रमुख उद्योगों का वितरण जो है इसको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, और उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सकती है, हमारी पढ़ाई जो कि हमारे कंसंट्रेशन से, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल से और हमारी मेमोरी पावर से अच्छी हो सकती है। अब ये तीनों चीजें हम कैसे विकसित करें, कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारा मेंटली पीस बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग सही होगा, हम शांत होंगे मानसिक रूप से, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें सहज योग मेडिटेशन, जो कि सहज योग मेडिटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपकी जो मेमोरी पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कंसंट्रेशन लेवल है कि एक जगह बैठ के आप पढ़ाई कर सके। और जैसे बहुत से बच्चे, उनको पढ़ते हुए नींद आती है, उस नींद से वह कैसे बच सकते हैं, ये जो सारी जो चीजें हैं, इसके लिए सहज योग मेडिटेशन बहुत उपयोगी है आप सभी लोगों के लिए। और इसके अभी बहुत अच्छे सेशंस भी चल रहे हैं जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ ये सहज योग हमेशा फ्री में है, हमेशा इसके लिए आपको कोई भी चीज पे नहीं करनी। आप यूट्यूब पे जाइए, जूम सेशन अटेंड करिए, आप कोई भी सेशन, या आप सेंटर में जाके मेडिटेशन करिए, ये हमेशा फ्री है। तो अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपने कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करने के लिए, एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपको मेडिटेशन के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू जरूर मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जो हम बहुत सारी बातें बताते रहते हैं और मेडिटेशन के भी बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस के बारे में आपको बताते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम शेयर करते हैं, उनका आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई और जीवन के अपने हर एक चीज को अच्छा कीजिए। तो ये लिंक्स आपके लिए है जो कि अभी स्क्रीन पे आएंगे, वो आप देखिए और उसके थ्रू आप आगे जाइए।